आचार्य श्री के व्याख्यान के पूर्व उर्दू एवं हिंदी के परंपराओं से जुड़े हमारे श्रोताओं की प्रारंभिक जानकारी के लिए एक सामान्य परिचय में संस्कृत साहित्य का इतिहास कल, आज और कल इस विषय के रूप में सामान्य फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं में संस्कृत साहित्य इतिहास की परंपरा से अलग और भारत की अन्य परंपराओं में भी इस परंपरा को यदि छोड़ दें तो संस्कृत तथा हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा 1901 ईस्वी से प्रारंभ होती है और हम देखते हैं कि बंगला में लिखित, हिंदी में अनुदित खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना बिहार से 1901 में ही भारत वर्षीय संस्कृत कवियों का निरूपण हरिमोहन प्रामाणिक का प्राप्त होता है। प्रथमतया संस्थान को प्राप्त यह इतिहास 1901 की इतिहास काल गणना की संपुष्टि करता है। इसी क्रम में संस्कृत साहित्य का इतिहास कन्हैयालाल पोद्दार 1938 का भी उल्लेख होना चाहिए। भोला शंकर व्यास, श्रीधर भास्कर वर्डेकर, भोला संस्कृत साहित्य इतिहास जो कि गुजराती भाषा में है और हीरालाल कपाड़िया द्वारा 1926 में प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित हुआ। उसी प्रकार बंगीय काव्य इतिहास संस्कृत में जतीन्द्र विमल चौधरी जी का है जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित होकर के सामने आया। परंतु इन सब के बावजूद संस्कृत साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित इतिहास आचार्य बलदेव उपाध्याय जी के कर कमलों द्वारा ही लिखा गया। यह इतिहास दो भागों में प्रस्तुत है। प्रथम संस्कृत साहित्य का इतिहास जिसमें विशुद्ध संस्कृत साहित्य इतिहास का उल्लेख प्राप्त होता है। द्वितीय संस्कृत शास्त्रों का इतिहास जिसमें साहित्य के आंगोपांग शास्त्रों का इतिहास वर्णन विवृत हुआ है। इदम इत्थम रूप में यह तो नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृत कवि चर्चा जो कि 1932 ईस्वी में मास्टर खिलाड़ी लाल काशी से प्रकाशित है और इस ग्रंथ 416 पृष्ठों के इस ग्रंथ के आधार पर अनुमान है कि उपाध्याय जी का संस्कृत साहित्य इतिहास लेखन 1930 से 40 के दशक से प्रारंभ हो चुका था। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रयत्नों से प्रारंभ 1948 ईस्वी में प्रसाद परिषद काशी से आचार्य उपाध्याय जी का भारतीय साहित्य शास्त्र प्रकाशित हुआ। इसके अनंतर उनके अनेक ग्रंथ इस क्षेत्र में प्रकाशित होते रहे। कालक्रम के अनुसार यदि हम बात करें तो संस्कृत कवि चर्चा जो कि 1932 में मास्टर खिलाड़ी लाल काशी से ही प्रकाशित हो गई और अन्य जो गुजराती काव्य का मैंने उल्लेख पूर्व में किया, संस्कृत साहित्य इतिहास या श्रीधर भास्कर वर्डेकर या भोला शंकर व्यास या बंगीय काव्य इतिहास जो जतीन्द्र विमल चौधरी जी का है, इन रूपों में वह 40 से लेकर 56 के कालक्रम में आते हैं। इसके बाद भी वह समय आता है जब संस्कृत के व्यवस्थित साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई और हम देखते हैं कि हिंदी में साहित्य इतिहास के दर्जनों ग्रंथ प्रकाशित और छात्रों एवं विद्वानों द्वारा स्वीकृत हुए। इनमें कुंवरलाल व्यास शिष्य, कपिल देव द्विवेदी, आचार्य रामजी उपाध्याय, उमाशंकर शर्मा ऋषि, राजेंद्र मिश्र तथा सबसे अंत में किंतु समग्र रूप में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी का इतिहास प्रकाशित हुआ। आचार्य त्रिपाठी जी का यह इतिहास 4 खंडों में विभक्त है। इतिहास ग्रंथ संस्कृत साहित्य इतिहास को आपने प्रथमतया सर्वांगीण रूप से विश्व साहित्य के समक्ष प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी की चिंता प्रासंगिक है कि इतिहास इसके बाद भी लिखे जाते रहेंगे। भविष्यकालीन लेखन की गुणवत्ता और प्रामाणिकता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप सदृश आचार्यों के अनुभव, प्रेरणा, मार्ग निर्देश, इतिहास लेखन की प्रविधि, सावधानियां, कर्तव्य आदि से हम विद्यार्थी परिचित हों और तदनुकूल अपने को सन्नद्ध कर सके। आज की परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है
और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपनी परिचर्चा प्रारंभ करें। आदरणीय त्रिपाठी जी। सभी बंधुजनों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रत्नकीर्ति शोध संस्थान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे यह अवसर आप लोगों ने प्रदान किया उस संस्थान की ओर से। आप सभी को मैं पुनः पुनः साधुवाद देता हूं। आप सभी लोग बहुत ही अध्यवसायी हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से प्रताप कुमार शर्मा जो रत्नकीर्ति शोध संस्थान का जिस प्रकार से संचालन कर रहे हैं, उसको दिशा दे रहे हैं और उसमें निरंतर गतिविधियां आयोजित हो रही हैं, वह हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और आज का यह विषय भी बहुत ही उपादेय है। मुझे आशा है कि इस पर अच्छी चर्चा कर सकेंगे। मैं कुछ कहना आरंभ करूं उसके पहले मैं पद्म विभूषण हम सबके आदरणीय प्रातः स्मरणीय आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं। क्योंकि यह अवसर है उनकी स्मृति का, आप सभी साधुवाद के पुनः पात्र हैं कि आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय की स्मृति आज के इस व्याख्यान के संदर्भ में यहाँ की जा रही है। वो निरंतर स्मरणीय है हम सभी के लिए और वो एक प्रेरणा पुंज के रूप में सदैव उनकी स्मृति हमारे साथ है। मैं अपना यह सौभाग्य मानता हूं कि यद्यपि मैं काशी से बहुत दूर रहा, मेरी शिक्षा दीक्षा काशी में नहीं हुई, लेकिन पंडित बलदेव उपाध्याय का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और उनके साथ कार्य करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। विमलेंदु जी ने बहुत ही मनोयोग से, बहुत परिश्रम से संस्कृत साहित्य के इतिहास की परंपरा का संधान किया 1901 से लगा करके और 20वीं शताब्दी के पूरे पूर्वार्ध तक जो संस्कृत साहित्य के इतिहास बंगाली में, गुजराती में, अन्य भाषाओं में लिखे गए, उनका परिचय उन्होंने दिया। मैं स्वयं उसके सामने आउटडेटेड एक तरह से हूँ, इतनी जानकारियां तो मेरे पास भी नहीं है, तो उससे मैं लाभान्वित हुआ। पर जो एक कार्य है जो कि सदैव स्मरणीय है, वो तो आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से किया गया और उसके जितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं आप सभी को स्मरण है ही। वह सबसे बड़ा उद्यम था, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि संस्कृत साहित्य के इतिहास के लेखन का, जो उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ और उसके अधिकांश खंड भी उन्हीं के मार्गदर्शन में निकले। तो मुझे यह सुअवसर भी प्राप्त हुआ कि उसके काव्य खंड का संपादन जो प्राचीन संस्कृत काव्य हैं उन पर जो उसका केंद्र चौथा खंड था, उसका संपादन कार्य मुझे सौंपा गया। उस नाते आचार्य श्री के ही निवास पर जो दुर्गा कुंड में या उसके निकट उनका निवास था, वहां आना जाना होता था। उसकी बैठकें उन्हीं के निवास पर ही होती थी और विचार विमर्श होता था। उस समय 98 वर्ष की उनकी आयु थी, जहां तक मुझे स्मरण है। 99 वर्ष में वे प्रवेश कर चुके थे और अद्भुत उनका परिश्रम, अद्भुत उनकी मेधा उस समय भी मुझे देखने को प्राप्त हुई। और कभी कभी डांट भी देते थे। डांट इसलिए उन्होंने दिया हमको थोड़ा सा कि संपादक के रूप में हमको नाम देने थे लेखकों के। मेरे लिए बड़ी असुविधाजनक रहा है कि दूसरे लोगों के लिखे हुए जो अध्याय हैं उनका मैं संपादन करूं। उन सबको देखकर मुझे लगता था कि इसके बजाय मैं स्वयं ही लिख दूं पूरा, तो ज्यादा कम समय में और ज्यादा अच्छी तरह हो सकेगा। तो बहुत सारे 2-4-5 अध्याय तो फिर मैंने स्वयं लिखे ही उसके। लेकिन जिन लोगों के नाम दिए थे उनमें से किसी ने अन्य कारणों से मना किया। वो बहुत यशस्वी हैं हमारे बीच और उनका कुछ अलग ही आग्रह रहा होगा, उन्होंने मना किया। अब बैठक हुई तो उसमें पंडित बलदेव उपाध्याय ने कहा कि बचवा, ऐसे लोगों के नाम तुमने क्यों दे दिए जिन्होंने मना कर दिया, उनको पहले से पूछ के देना चाहिए था नाम। तो मैंने कहा वो हो गई गलती। बाद में जब उन्होंने देखा काम, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस आयु में वो जो मैं भेजता था अध्याय पूरा पढ़ते थे और उस पर मुझे लिखते थे कि बड़ा अच्छा आपने कार्य किया है
और किसी किसी का उनको अच्छा लग, कोई उन्होंने कहीं ये तो कहा ही नहीं कि ये गलत किया तुमने या इसमें कुछ कमी रह गई, कहीं भी ऐसा पत्र उनका नहीं मिला। उनके हाथ के लिखे हुए पत्र मुझे मिलते थे उस अवस्था में, बहुत ही अच्छी उनकी हैंडराइटिंग। और उसमें ये जरूर दो तीन बार उन्होंने लिखा है कि इस पर सामग्री बढ़ा दीजिए, ये अच्छा लिखा गया है। और वो मुझे देख करके ये संतोष हुआ कि उनके इतिहास में जो काव्य छूट गए थे उनको उन्होंने देखा कि ये तो उन पर लिख रहा है जो उनकी दृष्टि में आए नहीं है, जैसे चक्रपाणी विजय महाकाव्य वो बाद में मिला और उस पर दृष्टि नहीं गई। जो जिन्होंने इतिहास लिखे हैं 1940 1950 के आसपास तक, और बलदेव उपाध्याय पंडित जी का जो इतिहास है वो फिर उस तरह से अपडेट नहीं किया गया, बाद में उसके रिप्रिंट्स होते रहे, संस्करण निकलते रहे। तो चक्रपाणी विजय महाकाव्य सामने आ गया, हमने देखा कि ये तो बड़ा अद्भुत सुंदर महाकाव्य है 10वीं शताब्दी का। इसी तरह से पद्य चूड़ामणि महाकाव्य वो भी बाद में पता चला और उसकी मद्रास से प्रकाशित हुई प्रति उसकी, बहुत सुंदर महाकाव्य है, तीसरी चौथी शताब्दी का बुद्धघोष का। तो हमने अपने इतिहास में जो हम लिख रहे थे उसमें भी इन पर सामग्री दी, इन पर काम भी कराया, इन पर हमने कुछ उसमें अधिक लिखा। तो उन्होंने कहा कि इस पर और बढ़ा दीजिए। माने ये आप देखिए कि कितना आशीर्वाद उनका आचार्य का है कि जो मुझसे छूट गया है उस पर ये काम कर रहा है और इस पर तो जानकारी आना चाहिए। वो पढ़ के ही समझ गए कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो 2 पर उन्होंने मुझे याद है कि लिखा था कि इन पर और बढ़ा दीजिए सामग्री, अच्छा है ये। तो ऐसी उनकी सरदयता थी। जो उनका इतिहास लेखन की प्रणाली है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कितने वो सरदय समीक्षक हैं। वो कभी भी किसी को डाउनग्रेड करते ही नहीं हैं और सदैव वो बहुत ही साधुवाद पूर्वक प्रत्येक कवि की वो समीक्षा करते हैं, बहुत सराहना के भाव से। जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है वो कभी भी निंदा के अर्थ में उन्होंने नहीं किया, एप्रिशिएट ही सदैव किया उन्होंने। बड़े सरदय समीक्षक वो हैं, जो एक सरदय का लक्षण है हमारे काव्यशास्त्र में, वो उनके इतिहास प्रविधि पर लागू होता है। अनेक इतिहास, मैं तो स्वयं ऐसा सरदय नहीं बन पाया, मैं तो जहाँ खूब निंदा करना होता है, कमियां बताना होता है, कमियों की मैं बताता रहा। अब शायद मैंने कुछ इस अवस्था में आकर के कुछ सुधारा हो अपने आप को कि एक पूरी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए उस कवि की। यदि कोई हमको ऐसी कमी लग रही है, कहीं वो चूक लग रही है, वो जो पंडित बलदेव उपाध्याय की प्रणाली रही है वो समग्र दृष्टि रखते हुए उसकी जो अच्छाइयां हैं उन्हीं को वो सामने लाते हैं। तो एक संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन की एक दिशा भी उन्होंने प्रशस्त की। और वह जो 18 खंडों में तब तक निकल चुका था मेरे ख्याल में उनके जीवन काल में, बाद में भी उन्हीं के शिष्य हमारे सबके आदरणीय श्रद्धेय श्रीनिवास रथ जी के मार्गदर्शन में उसके शेष कुछ खंड निकले। तो बहुत ही बड़ा कार्य वह है और देश के शीर्षस्थ विद्वानों से इतना बड़ा कार्य एक एक खंड का संपादन करा के प्रकाशित करा देना 99 वर्ष की आयु में, ये बड़ा अद्भुत उपक्रम उन्होंने किया। और उतना बड़ा कार्य जहां तक मुझे याद है जिसका कि उल्लेख किया जाना चाहिए, वो जे होंडा जो हालैंड के बड़े यशस्वी संस्कृतज्ञ थे, उन्होंने अनेक खंडों में अंग्रेजी में ये इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास तैयार कराया था और वह बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इन सब जो लेखक है उनसे असहमति हमारी हो सकती है, आचार्य श्री से, आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय से भी मेरी असहमतियां रही हैं और उनको तो मैं मुखर होकर के व्यक्त करता ही रहा हूं और इस सब पर हम चर्चा करेंगे। इस भूमिका के साथ में मैं प्रयास एक और व्यक्ति का स्मरण में आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के साथ करना चाहता हूं। यद्यपि संस्कृत के विद्वान के रूप में वे स्मरणीय नहीं हैं, हिंदी के वे लेखक हैं और बड़े प्रकाशक रहे हैं, पुरुषोत्तम दास मोदी। उनका नाम इसलिए स्मरण में आ गया है कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय के इतिहास के बाद कोई ऐसा इतिहास लिखे जो उनके इतिहास के आगे का इतिहास हो सके, या जो उसकी सीमाएं हैं उनसे बाहर आकर के एक ऐसा इतिहास का, संस्कृत साहित्य के इतिहास का ग्रंथ बनाया जाए, प्रकाशित किया जाए, जो छात्रोपयोगी भी हो और सर्वांगीण भी हो और संस्कृत साहित्य की उपादेय सारी जानकारी काव्य साहित्य की उसमें आ सके। पुरुषोत्तम दास मोदी विश्वविद्यालय प्रकाशन के संस्थापक रहे, जो काशी में चौक में एक प्रतिष्ठित
प्रकाशन संस्थान है। वे स्वयं हिंदी के लेखक भी थे, पत्रिका भी निकालते थे। और कम प्रकाशक ऐसे होते हैं जो लेखकों पर, साहित्यकारों पर श्रद्धा आदर भाव अपने मन में रखते हैं और स्वयं भी साहित्य के प्रति समर्पित होते हैं। वो उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने कि हिंदी की सेवा के भाव से राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है, साहित्य का आराधन करना, इस भाव से प्रकाशन आरंभ किया। संस्कृत में भी इसी भाव से उसके बहुत पहले काव्यमाला प्रेस, निर्णय सागर प्रेस, खड्गविलास प्रेस हिंदी में पटना में, और वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, इस तरह के प्रेस रखे गए, स्थापित किए गए, जो अपने आप में बड़ी संस्था बन गए। और अनोखा कार्य इन संस्थाओं ने किया साहित्य की सेवा के लिए, संस्कृति की सेवा के लिए, परंपराओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए। उसी श्रृंखला में वो प्रकाशक थे। उनका नाम इसलिए याद आ गया कि बहुत वर्षों पहले, 17-18 या उससे भी साल पहले, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि संस्कृत साहित्य का ऐसा इतिहास आप लिखकर हमें दीजिए कि जो आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय का इतिहास सर्वत्र पढ़ाया जाता है उससे अधिक अच्छा हो, उपादेय हो। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चुनौती है और संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखना इस तरह का, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैंने प्रयास किया, उसको उन्होंने सहर्ष प्रकाशित भी किया और वह काफी सराहा भी गया। संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास, जो मुझे याद आ रहा है कि 2005 या 2007 में उन्होंने प्रकाशित किया था, उसकी अनेक आवृत्तियां भी हुई और अध्यापकों ने, विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के अध्यापकों ने स्वीकार किया कि उनके लिए बड़ा सहायक है। विद्यार्थियों के लिए ही मूलतः लिखा गया था, पर उसको शोधार्थियों ने और अध्यापकों ने भी अपने लिए उपादेय माना। मैंने उसमें प्रयास किया था कि पंडित बलदेव उपाध्याय जो कार्य करके गए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, और वह कार्य बाद में मुझे लगा कि अपने आप में बहुत अधूरा रह गया है, क्योंकि कोई भी संस्कृत साहित्य का इतिहास सदैव अधूरा ही रहेगा। हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या सीमाएं आ जाती हैं जब भी कोई संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने के लिए संकल्पित होता है, उपक्रम करता है। तो मैंने फिर एक और भी विशाल संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने का बीड़ा उठाया और उसको लिखा भी। और मैं चाहता था कि पुरुषोत्तम दास मोदी का जो संस्थान है, जिसने कि उसको प्रकाशित किया, मेरी पहली संस्कृत साहित्य के इतिहास की पुस्तक को, वही उसको प्रकाशित भी करे। परंतु तब तक पुरुषोत्तम दास मोदी का देहावसान हो चुका था। उनके उत्तराधिकारियों में उतनी सक्रियता, उतना उत्साह कदाचित नहीं था और मुझे अन्यत्र से उसका प्रकाशन कराना पड़ा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। पुरुषोत्तम दास मोदी की स्मृति को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और चर्चाएं आगे संस्कृत साहित्य के इतिहास की समस्याओं पर, संस्कृत साहित्य का इतिहास कल और आजकल, इस शीर्षक के अंतर्गत जारी रहेंगी। धन्यवाद।